नमस्कार दोस्तों, नियति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव जो है अब जो है जो मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के जो सभी पेपर्स हैं वे मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और इसी कड़ी में जो है राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 हैं, इन दोनों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और इनका जो है हल्का सा एनालिसिस भी किया जाएगा और प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं इस बार परीक्षा में आए हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट दोस्तों अन्य की तरह ये बिल्कुल सेम है कि 8 प्रश्न हैं, 2 खंडों में विभाजित हैं, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में छपे हैं और 5 प्रश्न करने हैं, जिनमें पहला और पाँचवा जो है अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पत्र 1 का सेक्शन ए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इसका, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी प्रकृति आपको वर्णन करना है और परीक्षण कीजिए कि किस सीमा तक इसे विज्ञान माना जा सकता है, ठीक है। इसे विज्ञान किस सीमा तक माना जा सकता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों राजनीति शास्त्र का प्रश्न है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सामान्य जो है जीएस के प्रश्न के आधार पर प्रश्न बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बी प्रश्न देखिए, आदर्श रूप में संप्रभुता की जो परिकल्पना वैधानिक सिद्धांत में की गई है, ठीक है, वह व्यवहार में संभव नहीं है, ठीक है। तो जो संप्रभुता है, ठीक है, जो उद्देशिका में दे रखी है, ठीक है, संप्रभुता कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, फिर उन्हें डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। तो संप्रभुता का जो है इसमें बताया कि वैधानिक सिद्धांत में की गई व्यवहार में संभव नहीं है, ठीक है। तो कोई भी देश जो है किसी न किसी कारण से इन्फ्लुएंस होता ही है, तो उसमें ये कहा गया है कि 100% मतलब संप्रभुता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको आप जो है बताइएगा। अगला है कल्याणकारी अधिकार के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो लोक कल्याणकारी अधिकार का सिद्धांत है इसका जो है आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र के उदारवाद और अभिजनवादी सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सरल है, ठीक है। इसका बी देखिए, लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचन कीजिए, ठीक है। राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचन करना है। यह कहना कहाँ तक न्याय संगत है कि दल व्यवस्था लोकतंत्र का प्राण है, ठीक है। तो दल व्यवस्था है लोकतंत्र का प्राण है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कैसे है या नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवस्थिका के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। तो व्यवस्थिका है, ठीक है, उसके जो पतन है उसके उत्तरदायी कारकों का परीक्षण करना है, ठीक है। इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये संसद की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न है, राजतंत्र की उत्पत्ति तथा प्रकृति पर मनु और कौटिल्य के विचारों की तुलना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो राजतंत्र की उत्पत्ति तथा प्रकृति पर मनु और कौटिल्य के विचारों की तुलना करनी है, ठीक है। इसका बी प्रश्न देखिए, गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण तथा धर्म का उदारीकरण किया, टिप्पणी कीजिए। जो गांधी जी थे उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण, ठीक है, जो कि वो सभी धर्मों को एक समान समझते थे, ठीक है, जिसमें रघुपति राघव राजा राम इनका जो काफ़ी गाते थे। और खिलाफत आंदोलन में भी इनकी जो अलग धार्मिक सोच थी, ठीक है। तो इस सबको जो है हल्का हल्का बताना है, ठीक है। इसी प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के विभिन्न पक्षों में अंबेडकर के दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। जो सामाजिक आर्थिक उनका सोच थी, ठीक है, सभी वर्गों वंचित वर्गों को भला करना, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, यद्यपि हॉब्स माइकल हॉब्स जो है वो एक जो है स्वार्थवादी थे, तो एक निरंकुशवादी हैं और यह एक व्यक्तिवादी के रूप में प्रारंभ तथा अंत करते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो हॉब्स एक निरंकुशवादी हैं, ये व्यक्तिवादी के रूप में प्रारंभ तथा अंत करते हैं, ठीक है। तो ये आपको टिप्पणी करनी है। तो मैं बता दूं, हॉब्स जो है एक कहते हॉब्स जो है एक कहते थे कि मनुष्य जो है स्वार्थी है, जन्म से ही स्वार्थी है, वो स्वार्थ पे ज़्यादा बल देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध एक अपूर्ण राज्य का गुण है, ठीक है। जो अपूर्ण मतलब अधूरा राज्य उसका गुण है। ग्रीन के इस कथन के आलोक में युद्ध पर उसके विचारों की विवेचना करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, ग्रामसी के प्राधान्य तथा क्रांति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ग्रामसी के प्राधान्य तथा क्रांति के सिद्धांतों की विवेचना करनी है, ठीक है। खंड बा देखते हैं दोस्तों। खंड बा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उग्रवादी आंदोलन की भूमिका का परीक्षण करना है, ठीक है। बी है, क्या आपको लगता है कि प्रस्तावना भारत के संविधान के दर्शन का प्रतीक है, विश्लेषण करनी है, ठीक है। सी देखिए, भारतीय संविधान प्रथमतः और मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज है, टिप्पणी करनी है, ठीक है दोस्तों। तीनों ही प्रश्न काफ़ी सरल हैं, जीएस से मिलते जुलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व का भारत के आदर्श लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान है, इस वक्तव्य की व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं करती। लोकसभा जो है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल ही लोकसभा को नियंत्रित करता है, इस कथन से आप सहमत हैं।
दोस्तों एक किचन कैबिनेट होती है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, पूरी लोकसभा को चलाता है, इसके ये कहना चाहता है। ठीक है, निरंकुश था एक तरीके से। सी, भारतीय संसद की समिति प्रणाली की विवेचना करनी है, जो समिति प्रणाली है उसकी विवेचना करनी है। ठीक है दोस्तों, 7वां देखिए। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय किस प्रकार संविधान के संरक्षक तथा नागरिकों के अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो सुप्रीम कोर्ट है, उसका महत्व बताना है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनके फलस्वरूप राज्यपाल सशक्त एवं प्रभावी बन जाता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनको जो है बताना है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद की शक्तियों के आधार पर यह कहना कहाँ उचित होगा कि यह एक महत्वहीन सदन है? ठीक है, तो विधान परिषद का महत्व बताना है इसमें कि इसको क्यों महत्वहीन न कहा जाए। ठीक है, और ये पहले प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न देखिए दोस्तों, स्पष्ट कीजिए कि क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता की राजनीति में भारत ने राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, जो क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता है उसकी राजनीति, भारतीय राजनीति को कैसे, राजनीति का जो क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय के एकीकरण में और राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य और भूमिका, काफ़ी सरल प्रश्न है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का जो है 1993 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये मानवाधिकार संबंधित कार्यों को करता है। ठीक है, सी देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का परीक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, आराम से सरल प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पत्र जो है प्रश्न पत्र फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नियति आई ए एस जो है वहाँ से जो है आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो है आगे और मोटिवेटेड होता रहूँ। ठीक है, तो आप देखो इसका जो सेकंड पेपर है वो भी देख लीजिए दोस्तों। एक और दो दोनों वीडियो की जो है 1 और 2 प्रश्न पत्र एक साथ लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न पत्र ए वो देखिए, खंड आ देखिए सेकंड प्रश्न पत्र का। ठीक है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि शक्ति व शक्ति हेतु संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार है? ठीक है, शक्ति दोस्तों, शक्ति पे देखिए, शक्ति बल वर्चस्व की लड़ाई है जो कि, ठीक है, ऐसा तो उसके संदर्भ में प्रश्न आया है। ठीक है, जो यूक्रेन और रूसिया से संबंधित विवाद है तो उसको लेकर भी ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी देखिए, आदर्शवादी राज्य के बीच हितों के साम्य एवं सुसंगतता पर बल देते हैं। ठीक है, आदर्शवादी राज्यों के बीच हितों के साम्य और सुसंगतता पर बल देते हैं, हितों के संघर्ष पर नहीं। ठीक है, विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये किस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की दोस्तों एक आलोचनात्मक तौर पर पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कुछ अर्थों में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, विवेचना कीजिए। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, जो कि सामूहिक सुरक्षा दोस्तों नाटो जो है ये भी यूके और रशिया संबंधित युद्ध के मद्देनजर पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें जो नाटो का मूल उद्देश्य है वो सामूहिक सुरक्षा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वह बेअसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उपनिवेश का युग समाप्त हो गया, उपनिवेश का युग समाप्त हो गया परंतु नव उपनिवेश का युग अभी भी जारी है, इस कथन की व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो दोस्तों नव उपनिवेशवाद था, ये चाइना के संदर्भ में पूछा गया। ठीक है, देखिए सही, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है यूके रशिया विवाद से संबंधित ये गुटनिरपेक्षता जो भारतीय की राजनीति है उस पर बल दिया जा रहा है, तो उसके संबंधित सवाल है। ठीक है, तीसरे का ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्रीय भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो यूएन की जो भूमिका है उसको एवेल्यूट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परमाणु प्रशासन को परिभाषित कीजिए। परमाणु प्रशासन के निर्माण एवं संरक्षण में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जो है, एनपीटी के बारे में बताना है। एनपीटी जो है 1970 के दशक में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो महत्व है निर्माण संरक्षण जो है उसके आलोचनात्मक भूमिका के बारे में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण के क्या निहितार्थ हैं? ठीक है, तो वैश्वीकरण हर प्रश्न में हर बार मतलब 100 नंबर का प्रश्न जो है पूरे जीएस के खंड और ऑप्शनल में वैश्वीकरण ही ले लेता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है आपको हमेशा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण है उस पर जो है यूएन द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, जैसे कोप्स 26 हो गया बता दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बदलने से राज्य की विदेश नीति व कूटनीति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल पॉलिसी के चेंजेस होने से क्या राज्य की विदेश नीति में परिवर्तन हो जाता है कूटनीति में, तो वो बताना। ठीक है, फोर्थ का सी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की प्रकृति व उसके निहितार्थों को विवेचना कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की प्रकृति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए खंड बा का 5वां ए,
मानवाधिकार के मुद्दे पर वैश्विक नियमन को राजनीतिक स्वार्थ अवरुद्ध कर रहे हैं, विवेचना कीजिए। जो मानवाधिकार है उसके मुद्दे पर वैश्विक नियमन को राजनीतिक स्वार्थ अवरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रोहिंग्या का मामला हो गया, ठीक है, सिंजियांग प्रांत में जो है उइगर मुस्लिम, ठीक है, ये सब जोड़ दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पाँचवें का बी देखिए, भारत चीन के मध्य भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। सी देखिए, भारत के लिए म्यांमार का सामरिक महत्व पर प्रकाश डालिए। जो म्यांमार का सामरिक महत्व है, म्यांमार जो दोस्तों बता दूं मैं, ये पूर्वोत्तर में भारत से सटा हुआ है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है नेपिता है, ठीक है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छठा, भारत अमेरिकी संबंधों के बदलते स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। भारतीय अमेरिका जो संबंध बदल रहे हैं उसके जो है मूल्यांकन करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इंडो पैसिफिक और क्वाड ग्रुप जो बन रहे हैं, ठीक है, इन सबको आपको बताना है, ठीक है। बी प्रश्न देखिए, ठीक है, बी छठे का बी, भारत ने सजग रूप से अपनी विदेश नीति के संचालन में अपने पड़ोस देशों से अच्छे संबंध बनाए, इसे बनाए रखने के प्रयास कीजिए, बनाए रखने के प्रयास किए, परीक्षण कीजिए। जो भारत जो अभी विदेश नीति है वो विदेशों से कैसे संबंध चल रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। सी सी पार्ट देखिए, अफगानिस्तान में हुए बदलावों के मद्देनज़र इस क्षेत्र में भारत की भावी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो अफगान में तालिबान सरकार है उसके संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी समझौता जो कि चाइना और जो है इंडो जो प्रशांत महासागर के 15 देशों उनके बीच में किया जा रहा है, तो इसमें भारत के निर्णय की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारत क्यों अलग रह रहा है इसमें, उसको जो आप बताना, डेयरी उद्योग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, और चाइना के जो पक्ष हैं उन सबको आपको बता देना है, ठीक है। और जिन देशों के साथ हो रहा है उनमें पहले से भारत का डेफिसिट है और बढ़ सकता है ना, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर जो है डेयरी संबंधित विवाद है, ठीक है, ये सब बताना। सातवें को भी देखिए, भारत वर्तमान में भारत रूस संबंध सामरिक हितों द्वारा संचालित हैं, ठीक है। जो भारत और रूस संबंध है वो सामरिक हितों द्वारा संचालित हैं, इस कथन पे आप कहाँ तक सहमत हैं, ठीक है दोस्तों। भारत और रूस है, इसमें ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट जो है ट्रेड में शामिल हैं, क्योंकि 400 और भारत सुरक्षा के तौर पर काफ़ी हद तक जो है आयात जो है रूस से करता है, तो इसलिए केवल एक हित नहीं लिखना है, जो अन्य सामरिक हित हैं वो भी लिख देने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ठीक है, भारत की परमाणु नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ठीक है। जो भारत की परमाणु नीति है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है कि कहीं कोई भारत के ऊपर बम फेंक देता है, परमाणु बम, तो भारत क्या फर्स्ट यूज़ करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, भारत संयुक्त अरब अमीरात इजराइल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उभरता समूहीकरण भारत की पश्चिमी एशियाई कूटनीति के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है, चर्चा करनी है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका चीन के बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत के पास उपलब्ध विकल्पों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव है जो उसके मध्य में भारत के पास जो विकल्प हैं उनको बताना है, ठीक है दोस्तों। आप जो 8वां प्रश्न है और जो प्रश्न पत्र सेकंड है इसका जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, उसको देखिए आप, उसको है 8वें का सी, ठीक है। सी को देखिए, भारत बांग्लादेश संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं उनको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो है पूरा पेपर जो है मैंने हल करवा दिया, हल्का सा एनालिसिस करवा दिया है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है नियति आईएएस जो है टेलीग्राम से ज्वाइन की और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसका लिंक दे दिया है, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।